देखिए, पाकिस्तान के वजीर आजम जब तकरीर कर रहे थे पॉज होने के बाद आपके मुताबिक, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी धन्यवाद, चीन को भी धन्यवाद, कतर को भी धन्यवाद, यूएई को भी। उन्होंने दुनिया भर के देशों के नाम लिए, किसी को पापा का, किसी को भाई का, किसी को डैडी का, सबको। लेकिन राहुल गांधी की शिकायत है कि भारत को सपोर्ट करने कोई मुल्क नहीं आया। बड़ी मज़ेदार बात है, अगर वो इतने सारे लोगों को, किसी को भाईजान, किसी को बाप और किसी को चचा जान, किसी को ताऊ बना रहा है, तो आप समझ लीजिए कहाँ कहाँ सर पटका होगा पाकिस्तान ने जाकर। ये तो इकबालिया बयान है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का। हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। जयशंकर जी ने बहुत साफ कहा है, जिस किसी ने बात किया उन्होंने कहा बात बायलैटरल होगी, जो बात करनी है पाकिस्तान हमसे करे। हमने तो बहुत साफ कर दिया था। और जहां तक ये बात है फॉरेन पॉलिसी की बात, तो मैं कहना चाहूंगा मोदी जी के आने के बाद भारत की जो फॉरेन पॉलिसी जिस मुकाम पे पहुंची है, जो मैंने अभी बोला था, रिपीट कर देना चाहता हूं डिफेंस के ही कॉन्टेक्स्ट में। हमें S-400 रशिया से मिली जबकि हम क्वाड के सदस्य थे। S-400 देने के बावजूद अमेरिका हमको प्रीडेटर ड्रोन देने को तैयार हुआ, जबकि हम नाटो के मेंबर नहीं हैं। उसके बाद भी हमने राफेल भी लिया, जबकि हमने अमेरिका से फाइटर नहीं लिया। और हमको फ्रांस ने भी सपोर्ट किया। हमने इजराइल से भी सिस्टम लिया है। हमने दुनिया के तमाम देशों के साथ अच्छा कोलैबोरेशन किया है। और एक और बात आप समझिए, मेरे ख्याल से करीब 21 देशों ने तो मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट में मुस्लिम देशों के दो बड़े पोल्स हैं, सऊदी अरब जो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोल, ईरान जो शिया मुस्लिम वर्ल्ड का। दोनों ने कंडेम किया टेररिज्म को और पाकिस्तान के फेवर में कोई बयान नहीं दिया। अब अगर इसके बाद भी किसी को ना समझ में आए, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, आपको पता है कि सन 71 की लड़ाई में आधा दर्जन भारत के खिलाफ प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में आए थे। बात की बात में सोवियत रूस को वीटो करना पड़ता था। 7 दिसंबर 1971 को 100 से अधिक देशों ने भारत के विरुद्ध वोटिंग की थी। आज क्या यूएन में किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव की चूं भी आई है? एक चीज हुई है, IMF का लोन पाकिस्तान को मिल गया। हाँ, ये पहलगाम के हमले के बाद भी, पहलगाम में जो उन्होंने कातिलाना हरकत की, उसके बावजूद IMF का लोन पाकिस्तान को मिला। हाँ, जो आपने बात कही है, ये भी बात बहुत समझने लायक है। IMF का जो लोन इस बार मिला है पाकिस्तान को, उसमें 11 एडिशनल शर्तें डाली गई। और वो शर्तें जो कह रहा है ना कि हवा रोक देंगे, सांस रोक देंगे, वो लगभग सांसें रोकने वाली हैं। उन शर्तों में ये भी है कि आपको ये लॉ पास करके अपनी पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान सामने समस्या क्या आएगी? 1 हफ्ते का लगभग उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। IMF से वो लोन ले रहा है। अगर लड़ाई में जिस ढंग की तबाही हुई है, अब वो अपने हथियार खरीदे या अनाज खरीदे। अगर वो हथियार खरीदेगा तो जनता उसके खिलाफ खड़ी होती नजर आएगी। अनाज खरीदेगा तो सीमा पार से मोदी का हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी कैच 22 सिचुएशन में वो पड़ा है। और जहां तक जो लोग IMF के इसकी बात करते हैं, तो फिर पूरी बात करिए ना। IMF की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि इस साल भारत 15% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ का इंजन बन के उभरेगा और दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ में इंक्लूड करने वाला देश भारत होगा। एक दौर था, वो पुरानी फिल्म थी ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, उससे पहले प्राण क्या बोलता है मनोज कुमार से? इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। आज IMF की चीफ कह रहे इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ इज गोइंग टू बी 15%। और एक तरफ वो कटोरा ले खड़ा है। अच्छा, फिर भी लोगों को लगता है कि ये बराबरी का मामला है। मतलब एक तरफ है, ट्रंप को लगता है बराबरी का मामला, हमें तो नहीं लगता। जिन लोगों को लगता है उनको देखिए, वो तो उनको खुद पता है। आपको पता है कि क्या कोई ट्रेड हो सकता है क्या अमेरिका का पाकिस्तान के साथ? बहुत मामूली। हमारा 131 बिलियन। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि विदेश नीति कारगर नहीं हुई, इसलिए अब ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने पड़े, विरोधी दलों के नेताओं की मदद लेनी पड़ी भारत का केस दुनिया को बताने के लिए। देखिए, हमारी स्थिति सदा से है। हम विपक्ष में थे तो मैंने बताया अटल जी नेतृत्व करने गए थे। हम सत्ता पक्ष में हैं तो सबको साथ में। विदेश नीति की बात जहां तक ये बताना चाहता हूं, 26/11 हमले के बाद 16 जुलाई 2009 को एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में जाकर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, भारत और पाकिस्तान ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया। एनीबडी कैन गो एंड चेक द प्रेस रिलीज ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो क्या कहते हैं साहब, शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी आतंकवाद से। टेररिस्ट एक्टिविटीज विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द कंपोजिट डायलॉग, दे शुड नॉट बी ब्रैकेटेड। मतलब आपने कह दिया शांति वार्ता, आतंक होता रहेगा, शांति वार्ता होती रहेगी। इधर मोदी जी ने कहा टेरर और टॉक साथ में नहीं होगी। उन्होंने कहा खून भी बहेगा, पानी बहेगा, मोदी जी ने कहा खून और पानी नहीं बहेगा। और एक और बात बताएं आपको, उस डायलॉग में बलूचिस्तान का नाम ले लिया गिलानी ने, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर था। एमईए के उसमें लिखा हुआ है प्रेस रिलीज में कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी हैज आल्सो सेड दैट ही इज हैविंग सम इनपुट ऑन बलूचिस्तान। यानी भारत सरकार ने मान लिया कि अगर हम कह रहे हैं कि वो कश्मीर में इन्वॉल्व है तो हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं। गजब की साहब फॉरेन की डिप्लोमेसी थी, ऐसी तो किसी को देखने को नहीं मिली होगी। और लास्ट में एक पॉइंट कहूं, जो इनकी डिप्लोमेसी फॉरेन की क्या थी कि हमारी फौज जीतती थी और ये सारी चीजें हार के चले आते थे। जो विदेश नीति कांग्रेस सरकार की रही तो आधा कश्मीर गया, आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में, आधा बंगाल चला गया बांग्लादेश में। तो एक ही लाइन में कहूं, इनकी विदेश नीति यह थी कि पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। एक लाइन में समझ लीजिए सारी बात क्यों थी, और ये क्यों थी, कारण जानते क्या थी? एक पंक्ति में कहूंगा, हो चुकी यहां पर गूंज बहुत अब शांति शांति के नारों की, तो आवश्यकता है आन पड़ी तलवारों की झनकारों की।